पश्चिम बंगाल में हमेशा से ये होता है कि जब सत्ता बदलती है तो सबसे पहले यूनियन भागने शुरू होते हैं सत्ता के साथ। चाहे वो टैक्सी यूनियन हो, चाहे वो टीचर यूनियन हो, चाहे वो हॉकर यूनियन हो, चाहे वो ठेला वालों का यूनियन हो, किसी का भी यूनियन हो, ठेला खोमचा यूनियन। अब ये यूनियन के भागने का सिलसिला विधायक और सांसदों के भागने के सिलसिले तक चला गया है। इंडिया नीतीश गठबंधन कुमार से। एनडीए छोड़ करके गए, सॉरी इंडिया गठबंधन आर्किटेक्ट कहे जाते थे, पहली बैठक उन्होंने बुलाई थी पटना में, छोड़ करके गए। किनको किनको जिम्मेदार माना जाता है? ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को तो खुले तौर पर जेडीयू के लोग कहते हैं। आज अगर वो लोग होते तो किसी ज्ञानेश कुमार की हिम्मत तो नहीं होती कि एसआईआर करा दे। जी। आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का शासन, तो एसआईआर नहीं होता तो कोई हटा नहीं पाता। जी। 27 लाख लोगों के नाम नहीं कटते तो कोई नहीं हटा पाता। तो टैसिट अंडरस्टैंडिंग एकदम साफ थी सपा बसपा की, एक बार हम एक बार तुम। लालू यादव नीतीश कुमार की अंडरस्टैंडिंग तो आप भी जानते थे जी। कि हम दोनों के सिवा तीसरा नहीं। नहीं, लेकिन आ गए तीसरा। आ गया तीसरा तो क्यों आया, क्या आया? आनंद मोहन जो सवाल उठा रहे हैं वो बड़े वाजिब सवाल हैं। जी। तो ये तो आप भी जान ही रहे हैं, जेडीयू मुझे हम्म, बहुत बड़ा फ्यूचर उसका दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं देता है। जैसे नीतीश कुमार की पार्टी एक व्यक्ति आधारित पार्टी बन के रह गई, उस पार्टी में कोई फ्यूचर की लीडरशिप डेवलप नहीं हो पाई, या जानबूझकर नहीं की गई, या राजनीतिक अदूरदर्शिता की वजह से इस पर ध्यान नहीं गया। ये तीनों ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो पश्चिम बंगाल की घटनाओं को हम बिहार से जोड़कर ना देखें, वही बेहतर है। बिहार में 12 सांसदों की अहमियत अगर नरेंद्र मोदी को पता होती या उसका लोड लेने की जरूरत होती तो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार से खाली कराने की कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता था। देखिए 1985 के पहले भारत में कोई दल बदल कानून नहीं था, और जी। जब पहली बार दल बदल कानून बना तो जनता पार्टी के सांसद मधु दंडवते ने लोकसभा में ही कहा था कि पहले फुटकर दल बदल होते थे, अब थोक दल बदल होगा। सदन में कोई भी टूट होगी तो टूटने वाले गुट को ऐसे किसी दल में शामिल होना होगा जिस दल का उस सदन में अस्तित्व हो। जैसे मान लीजिए बिहार विधानसभा में किसी दल की टूट होती है, तो चाहे वो हम्म। टूटने वाला ग्रुप भाजपा में शामिल हो या आईपी गुप्ता की इंडियन इंक्लूसिव पार्टी में शामिल हो, जिस पार्टी का अस्तित्व है उसी में शामिल होना होगा। कोई ये चाहे कि बिहार विधानसभा में हम बसपा या सपा में शामिल हो जाए तो वो संभव नहीं है। अगर जी। उसको राउंड फिगर करें तो 2/3 का नंबर, अगर ये सिग्नेचर सही है कि लोकसभा में 2/3 लोग जा रहे हैं, तो मान सकते हैं कि ये टूट हो रही है, और इस टूट के पीछे कुछ नहीं है, राजनीति अवसरवाद के एक नए खेल में तब्दील हो गई है। और उसमें हर कोई, छगन भुजबल जिनको शरद पवार और बाला साहब ठाकरे ने बनाया और तराशा था, कोई सोच सकता था कि वो शरद पवार का साथ छोड़ देंगे? नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के एक खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत की, जो इतना अनस्टेबल है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। जब चुनाव हुआ था, बहुमत मिला तो लगा कि अब बिहार में सब चीज स्मूथली होगा, लेकिन जिस तरह से चीजें बदल रही है, लगता है कि बिहार में एक बार फिर खेला होने का समय आ गया है। अभिषेक जी मेरे साथ हैं, बड़े पत्रकार हैं दिल्ली के। उनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जो टीएमसी वाला एपिसोड चल रहा है, अगर टीएमसी के 20 सांसद पाला बदल लेते हैं तो क्या नीतीश कुमार की हैसियत बिहार में वही पुरानी रहेगी, या फिर बिहार में खेला हो जाएगा एक बार फिर? अभिषेक जी, क्या राय है इस सवाल पर आपकी? देखिए सरोज जी, जहां तक बात टीएमसी की है तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो चल रहा है, बिहार की राजनीति उससे थोड़ी अलग है। पश्चिम बंगाल में हमेशा से ये होता है कि जब सत्ता बदलती है तो सबसे पहले यूनियन भागने शुरू होते हैं सत्ता के साथ। चाहे वो टैक्सी यूनियन हो, चाहे वो टीचर यूनियन हो, चाहे वो हॉकर यूनियन हो, चाहे वो ठेला वालों का यूनियन हो, किसी का भी यूनियन हो, ठेला खोमचा यूनियन। अब ये यूनियन के भागने का सिलसिला विधायक और सांसदों के भागने के सिलसिले तक चला गया है। कारण जी। क्या है? सीपीएम से जब सत्ता गई थी तो ठीक है, कुछ अवसरवादी नेता इधर से उधर चले गए, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकल पार्टी थी, विचारधारा आधारित पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी। अब आपने ये तो नहीं सुना कि मोहम्मद सलीम चले गए टीएमसी हम्म। में, सीपीएम छोड़ करके। ये तो आपने नहीं सुना कि गुरदास दास गुप्ता चले गए सीपीआई छोड़ के। ये सब नहीं, हम्म। क्योंकि वो एक आइडियोलॉजिकल पार्टी थी। टीएमसी एक व्यक्ति आधारित पार्टी थी। जैसे नीतीश कुमार की पार्टी एक व्यक्ति आधारित पार्टी बन के रह गई,
उस पार्टी में कोई फ्यूचर की लीडरशिप डेवलप नहीं हो पाई या जानबूझकर नहीं की गई या राजनीतिक अदूरदर्शिता की वजह से इस पर ध्यान नहीं गया। ये तीनों ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो पश्चिम बंगाल की घटनाओं को हम बिहार से जोड़कर ना देखें, वही बेहतर है। कारण एक जैसे और है। एक मिनट तो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं कि आप हमेशा डिस्कशन में कहते थे कि दो पिलर है, नायडू जी और नीतीश जी। तो अगर कोई तीसरा पिलर आ जा रहा है या चौथा पिलर आ रहा है तो वो मोदी को मजबूत ही करेगा, नरेंद्र मोदी सरकार को। तो जो निर्भरता थी 12 सांसदों की बिहार वाली नीतीश कुमार की, वो तो कम होगी ना। देखिए सरोज जी, बिहार में 12 सांसदों की अहमियत अगर नरेंद्र मोदी को पता होती या उसका लोड लेने की जरूरत होती तो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार से खाली कराने की कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता था। किसी की मजाल नहीं थी कि नीतीश कुमार को जाकर कहे कि कुर्सी छोड़ करके हमें दे दीजिए। लेकिन वो जी। जो खेल हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में दुनिया भर की कहानियां पर चली थी। तो नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर तो उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन कहा गया कि उनकी पार्टी के अंदर ही कुछ तथाकथित विभीषण बैठे हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की गोद में खेल रहे हैं, और जिस हम्म। वजह से बिहार में इतना बड़ा पॉलिटिकल चेंज हो गया। नीतीश कुमार चाह करके कुछ नहीं कर पाए या जो कुछ भी हुआ, मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा तो नीतीश कुमार ने ही दिया। तो जी। बिहार के सांसद मोटे तौर पर तो यही लगता है कि अब भी वो जेडीयू के सांसद सिर्फ एक अलग दुकान खोल के बैठे हुए हैं। उस दुकान की हम्म। असली मालिक अभी बीजेपी ही बनी हुई है। अच्छा, तो इसको आप कैसे मानते हैं? मतलब 20 सांसद टीएमसी के अगर सपोर्ट करते हैं एनडीए को, जी, नरेंद्र मोदी सरकार को, तो इसको आप कैसे देखते हैं? दल बदल कानून को लेकर भी थोड़ा कंफ्यूजन है लोगों को। थोड़ा सा इसको भी स्पष्ट करिए अभिषेक जी हमारे दर्शकों को। देखिए 1985 के पहले भारत में कोई दल बदल कानून नहीं था। और जी। जब पहली बार दल बदल कानून बना तो जनता पार्टी के सांसद मधु दंडवते ने लोकसभा में ही कहा था कि पहले फुटकर दल बदल होते थे, अब थोक दल बदल होगा। क्योंकि जी। पहले इक्का दुक्का आया राम गया राम टाइप कहानियां होती थी। अब लेकिन थोक में, 52 वाले, होलसेल में। जी, होलसेल में होगा। तो आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग उठा करके देख सकते हैं, ई पार्लियामेंट की वेबसाइट पर मौजूद है। दल बदल कानून पर जो बहस हो रही थी 52वें संविधान संशोधन पर, उसमें प्रावधान किया गया 1/3 सांसद या विधायक यदि चाहे तो टूट सकते हैं। लेकिन उसमें एक और प्रावधान था, टूट कर वो सीधे किसी दल में नहीं जा सकते। टूट कर उन्हें पहले अलग दल बनाना होगा, फिर तय करना होगा कि उनको स्वतंत्र ही रहना है या किसी में विलय करना है। लेकिन 2003 में 91वें संविधान संशोधन के तहत अटल बिहारी वाजपेयी ने इन दोनों प्रावधानों को बदल दिया। पहला, ये 1/3 वाला क्राइटेरिया बढ़ा के 2/3 कर दिया गया। और दूसरा, हम्म। सदन के अंदर स्वतंत्र दल बनाने की प्रावधान को खत्म कर दिया गया। उसमें यह किया गया कि अब सदन में कोई भी टूट होगी तो टूटने वाले गुट को ऐसे किसी दल में शामिल होना होगा जिस दल का उस सदन में अस्तित्व हो। जैसे मान लीजिए बिहार विधानसभा में किसी दल की टूट होती है, तो चाहे वो हम्म। टूटने वाला ग्रुप भाजपा में शामिल हो या आईपी गुप्ता की इंडियन इंक्लूसिव पार्टी में शामिल हो, जिस पार्टी का अस्तित्व है उसी में शामिल होना होगा। कोई ये चाहे कि बिहार विधानसभा में हम बसपा या सपा में शामिल हो जाए तो वो संभव नहीं है। जिसका सदन में पहले से अस्तित्व है उसी दल में जाके शामिल होना उसी होगा। में जाना पड़ेगा जी। जी। तो ये टूट की 2/3 वाली बात जो है, तो 28 या 29 एमपी अभी हैं टीएमसी के, 29 लोकसभा जी। में जीते थे, अभी शायद 28 है। 28 तो है। 28 का 2/3, 29 या 28 का 2/3 20 होता है, अगर जी। उसको राउंड फिगर करें तो 2/3 का नंबर, अगर ये सिग्नेचर सही है कि लोकसभा हम्म। में 2/3 लोग जा रहे हैं, तो मान सकते हैं कि ये टूट हो रही है। और इस टूट के पीछे कुछ नहीं है, राजनीति अवसरवाद के एक नए खेल में तब्दील हो गई है। और उसमें हर कोई, छगन भुजबल जिनको शरद पवार और बाला साहब ठाकरे ने बनाया और तराशा था, कोई सोच सकता था कि वो शरद पवार का साथ छोड़ देंगे? कोई जी। सोच सकता था कि टैक्सी चलाने वाले एक नाथ शिंदे को सड़क से उठाकर बाल ठाकरे ने नेता बना दिया, उनके बेटे की पीठ में चूड़ा भोंकने का काम करेंगे वो, गुवाहाटी मॉडल के तहत? कोई ये सोच सकता था कि अजीत पवार, जिनको उंगली पकड़ के राजनीति करना शरद पवार ने सिखाया, वो शरद पवार की पार्टी और सिंबल दोनों लेकर उड़ जाएंगे? तो हम्म। राजनीति यही है, और इसी राजनीति को मौजूदा दौर में प्रश्रय दिया जा रहा है। जी, तो अभिषेक जी देखिए, अभी उपेंद्र कुशवाहा वाला भी प्रकरण हुआ, दीपक प्रकाश को टिकट नहीं मिला। दीपक प्रकाश कह रहे हैं कि धोखा हुआ है। उनका धोखा भी मंजूर है और चुनौती भी मंजूर है। तो कहीं ना कहीं सहयोगी दल भयाक्रांत है, उनको लगता है कि बीजेपी धीरे धीरे ही सही
उसको मिटा रही है। उपेंद्र कुशवाहा से इसकी शुरुआत हो गई। जीतन राम मांझी का कोई सुन नहीं रहा है। चिराग पासवान की अपनी मजबूरी है। तो बिहार में जिस तरह से बीजेपी का फैलाव हो रहा है, आने वाले दिनों में क्या देखते हैं कि नीतीश कुमार भी उस घेरे में आएंगे, जीतन राम मांझी भी आएंगे, चिराग पासवान भी का वही हाल होगा जो उपेंद्र कुशवाहा का हाल हुआ? आपको क्या लगता है? देखिए, लंबे समय तक ये राजनीति खास करके चलती नहीं है जब परिवारवाद को आप एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हैं। ठीक है, परिवार में अगर 5 मेंबर है तो कोई एक मेंबर पिता या माता के पद चिन्हों पर चलते हुए राजनीति में आ गया, पार्टी संभाल लिया या कुछ कर लिया, वो एक अलग बात है, लोग उसको उस हद तक स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ये कौन सा धंधा है कि आप एक तरफ जाति की राजनीति करते हैं, हिस्सा जी मांगते हैं पार्टी में, आप अपना कहते हैं कि खीर कैसे बनती है, उसमें यादव जी का दूध लगता है तो कुछ वंशियों का चावल लगता है, तब जाकर के खीर तैयार होती है। लेकिन ये बताइए, बहुत पार्टियों में आजकल ये चल रहा है कि पूरा खानदान ही राजनीति करेगा। एक जी जेडीयू के नेता है आनंद मोहन, जी जी वो खुद जेडीयू में नहीं है लेकिन उनकी पत्नी है, जी उनके बेटे हैं, मतलब पत्नी सांसद हो जाए, बेटे विधानसभा पहुंच जाए, हो सके तो मंत्री भी बन जाए, हो सके तो कहीं दूसरे बेटे का भी एडजस्टमेंट हो जाए, और राजनीति करेंगे कि हम बिहार के ठाकुरों की राजनीति कर रहे हैं, राजपूतों की राजनीति कर रहे हैं। कौन सी राजपूतों की राजनीति है जिसमें सब कुछ परिवार के अंदर ही चाहिए? कौन सी यादवों की राजनीति है जिसमें तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव सब के सब एक ही परिवार से आए? कौन सी मुसहर समाज की, माझी समाज की राजनीति है जो महादलित राजनीति का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो जीतन राम मांझी कह रहे हैं समधन से लेकर बेटा बहू सबका एडजस्टमेंट हो जाए? कौन सी ये कुशवाहा राजनीति है जिसमें खुद भी राज्यसभा चले जाएं, पत्नी भी विधानसभा चले जाएं, बेटा भी विधानसभा, विधान परिषद कहीं ना हो तो मंत्री बना दिया जाए? तो कहीं ना कहीं सरोज जी, जनता इस खेल को समझ रही है। और जैसे रही अभिषेक बात जी, अभी उपेंद्र आप कुशवाहा की, अभी आप ही कह रहे थे अभिषेक जी, पहले इक्का दुक्का होता था, फुटकर दल बदल होता था, अब थोक हो रहा है। तो पहले इक्का दुक्का जी, परिवार होता था, अब लगता है थोक वाला परिवारवाद का समय आ गया है क्या? तो थोक पूरा वाले परिवार। परिवारवाद से देखिए अखिलेश यादव निकल गए, कई लोगों को परिवार में टिकट से वंचित किया, तो देखिए जी अखिलेश यादव 37 पर आ गए। जहां टिकट वहीं दिया जहां मजबूरी थी कि हाँ भाई कोई वैकल्पिक नेतृत्व तैयार नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव लोकसभा में उभर के आ गए, नहीं तो पिछले 2 चुनाव से 5-5 सीटों पर निपट रहे थे। और जी 2014 में तो जो 5 सीटें मिली थी अखिलेश यादव के सत्ता में रहते हुए, पांचों परिवार की थी। जी 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 तो ये राजनीति अब जनता स्वीकार नहीं कर रही है। और दूसरी बात, कुशवाहा राजनीति में नए सूरज का उदय हो चुका है। जी बिहार का मुख्यमंत्री पद 3 दिनों के सतीश बाबू के कार्यकाल को छोड़ दे तो दूसरी बार कुशवाहा के समाज के व्यक्ति के पास पिछले 1.5-2 महीने से है। अब उस परिस्थिति में कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा की तरफ क्यों देखेगा? हम लोगों ने तो सुना है, आप लोगों ने देखा होगा, शेरे बिहार राम लखन सिंह यादव, जी। बिहार में यादवों के पोप कहे जाते थे। लेकिन कहां हम्म। चली गई उनकी राजनीति जब लालू यादव मुख्यमंत्री हो गए? तब यादव समाज ने अपना नया पोप तलाश लिया। तो ये सियासत में होता रहता है, तो बिहार ये इस की जो तरह अभी, से राजनीति चलती रहती है। जी, अभिषेक जी, जो आप जो जिस लाइन पे बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि कुशवाहा पॉलिटिक्स अब टर्न हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा से शिफ्ट हो गया वो सम्राट चौधरी की तरफ? अब उसमें शिफ्ट होने में बचा क्या है? कोई व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बन गया, हम्म। उसके पास कौन उनको वो करेगा, कौन देखेगा? उपेंद्र कुशवाहा की तरफ क्यों कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाएगा जब मुख्यमंत्री पद मिल गया? और आप तो देखे हुए हैं कि कई सारे राज्यों में ब्राह्मण पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी करती थी, अलग अलग राज्यों हम्म। में। लेकिन कांग्रेस जब कमजोर पड़ गई तो ब्राह्मणों की राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ में आ गई। वो सबसे बड़े ब्राह्मण पॉलिटिक्स के चेहरे हो गए। भूल जाइए इंदिरा गांधी, कमलापति त्रिपाठी को, राजीव गांधी को। ये हर समाज में होता है कि उगते हुए सूरज को सलाम किया जाता है। राजनीति का यही एक सर्वमान्य सत्य है। एच.डी. देवेगौड़ा वो कलिंगा समाज के सर्वोच्च नेता हो सकते हैं, लेकिन वहां भी वो कलिंगा समाज में अब डी.के. शिव कुमार को उगते हुए सूरज की तरह सलाम किया जा रहा है। इसका तो उपेंद्र मतलब जो, कुशवाहा की जो राजनीति है, एक तो अधीरता बहुत ज्यादा, पेशेंस की, जी एक धैर्य की जबरदस्त कमी रही है उपेंद्र कुशवाहा में। नीतीश कुमार ने एक बार कहा भी था, हमको याद है, आप ही लोगों से कहा था बात करते हुए, वो जी बाइट अभी भी ढूंढने पर मिल जाती है,
जब उपेंद्र कुशवाहा के बारे में पटना में कुछ पत्रकार साथियों ने हमारे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हाँ वो तो आता है पार्टी में चला जाता है, एक बार गया फिर आया फिर बना दिए, फिर दोबारा चला गया फिर आया फिर कुछ बना दिए, अब फिर चला गया है। ऐसे ही बोले थे ना नीतीश कुमार। जी, यही बात हुई थी। तो आप अभिषेक जी क्या लग रहा है कि फिर उपेंद्र कुशवाहा कहीं दूसरे ठौर ठिकाना खोज रहे हैं या फिर एनडीए में कंटिन्यू करेंगे? अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति मार्जिनलाइज हो चुकी है काफी। हम्म। राजनीति करने के लिए एक बहुत, ठीक है हम लोग कितना भी आदर्शवादी बात करें कि सांप्रदायिकता की राजनीति, धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए और जाति की राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन शाश्वत सत्य यही है कि राजनीति करने के लिए चाहे भाजपा हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, हर राजनीतिक दल जाति के खंभे को आगे बढ़ाता है। योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय हूं, राजपूत। जी। ये सत्य है। उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा तो खुलेआम जाति की राजनीति करते हैं। चिराग पासवान का आधार क्या है? क्यों भारतीय जनता पार्टी से वो 5 सीटें ले लेते हैं, 6 सीटें ले लेते हैं? उनकी पार्टी भी, रामविलास पासवान बहुत बड़े दलित नेता क्यों नहीं बन पाए? इसलिए नहीं बन पाए रामविलास पासवान की राजनीति उनकी घूम फिर करके आ गई, भाई भतीजा सब पूरे खानदान को एडजस्ट कर दो। ये काम कांसीराम ने नहीं किया। जब तक मायावती ने नहीं किया था तब तक बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी ताकत थी उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में। लेकिन जैसे ही उत्तराधिकार परिवार के अंदर ढूंढा गया, सियासत चरमराने लगी। और एक बात के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनकी आर्थिक नीतियों से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो कबाड़ा किया है मिडिल क्लास और गरीबों का, उसके लिए जितनी आलोचना कीजिए वो सही है, हम लोग भी करते हैं। लेकिन एक बात के लिए तारीफ करनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी और सीपीएम, ये दो ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने किसी भी राजनीतिक परिवार के अंदर उत्तराधिकार नहीं देखा। ठीक है सीपीएम के सितारे आज गर्दिश में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बंगाल में उम्मीद की किरण जगी है टीएमसी के खात्मे के बाद। जी। जी। लेकिन जी। भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी के खानदान से उत्तराधिकारी निकाला हो। तो ये ये आप कह सकते हैं। जनता जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है, इस बात को समझना होगा। चलिए अभिषेक जी, अब आखिरी सवाल, फिर हम शुरुआत से जो सवाल हम उठाए थे कि पहले भाजपा पर यह आरोप होता था कि ऑपरेशन लोटस चलता है, एमएलए तोड़ के लाते हैं, एमपी तोड़ के लाते हैं। अब तो भर भर के खुद आ रहा है, चाहे बंगाल का उदाहरण है, साउथ इंडिया का उदाहरण है, सब जगह से एमपी खुद ब खुद आ रहे हैं। तो क्या ये जो उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई, ये 29 का जो चुनाव होना है लोकसभा का, इसको कितना प्रभावित करेगा और नरेंद्र मोदी और भाजपा को कितना मजबूत करेगी ये उल्टी गंगा जो बहनी शुरू हुई? अब चर्चा आपने छेड़ दी है तो बहुत सारी परत एक साथ खुल जाएगी अगर इस पर चर्चा की जाए तो। लोकसभा का चुनाव 2024 और नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना किस कारण से हुआ था? सिर्फ एक कारण, नीतीश कुमार को चुनाव के मौके पर गंवा देना। सत्ता जी। के बेहद जी। करीब इंडिया गठबंधन पहुंच जी। चुका जी। था। इंडिया नीतीश गठबंधन कुमार एनडीए छोड़ करके गए, सॉरी इंडिया गठबंधन आर्किटेक्ट कहे जाते थे, पहली बैठक उन्होंने बुलाई थी पटना में, छोड़ करके गए। किनको किनको जिम्मेदार माना जाता है? ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को तो खुले तौर पर जेडीयू के लोग कहते हैं। मानते हैं। आज अगर वो लोग होते तो किसी ज्ञानेश कुमार की हिम्मत तो नहीं होती कि एसआईआर करा दे। जी। आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का शासन, तो एसआईआर नहीं होता तो कोई हटा नहीं पाता। जी। 27 लाख लोगों के नाम नहीं करते तो कोई नहीं हटा पाता। हम्म। सवाल ये है कि दूरदर्शिता की कमी इंडिया गठबंधन के लोगों में, तो फिर क्षेत्रीय दलों के सामने क्या होता है? दिल्ली के साथ चलो, पैसा वसूलना है। रही बात डीएमके की, तो डीएमके भाजपा के साथ नहीं जा रही है जहां तक मेरी जानकारी है। जी। और जो टीवीके को राहुल गांधी से समर्थन दिलाया गया है उसके पीछे डीएमके की सहमति है, और वहां डीएमके की हार की वजह से नहीं आए हैं वो। एआईएडीएमके का स्पेस खत्म हो गया था जयललिता के देहांत के बाद। एमजीआर ने 1971 में एआईएडीएमके बनाई। एमजी रामचंद्रन का देहांत हो गया तो जयललिता ने पार्टी संभाली। जयललिता के बाद पार्टी का कोई लीडरशिप खड़ा नहीं हुआ, वो पार्टी खत्म हो गई। तो तमिलनाडु की जनता ने एक डीएमके के बरक्स एक क्षेत्रीय पार्टी अपनी गढ़ ली। वहां एंटी बीजेपी सेंटीमेंट बहुत बड़ा है। बीजेपी चाहती थी कि कुछ दिनों तक राष्ट्रपति शासन के माध्यम से रूल किया जाए, कि जब तक नंबर पूरा नहीं दीजिएगा हम इनवाइट नहीं करेंगे। ये खेल चल रहा था। तो क्या बिना डीएमके की सहमति के राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि सरकार बनाओ? ये बात जो लोग कह, ठीक है वो दिखावे के तौर पर अपने वोटर को तो दिखाएंगे कि हम राहुल गांधी के विरोध में है, दिखाना ही वो पड़ेगा। तो दिखाएंगे ही कि हाँ भाई उन्होंने हमें हमारे साथ अलायंस में लड़े और उनको जाके समर्थन दे दिया।
जी। आखिर विपक्ष का स्पेस वो क्यों छोड़ेंगे? क्यों भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के किसी मोहरे के लिए स्पेस छोड़ेंगे कि दोनों एक ही पाले में नजर आए? जैसे केरल हम्म। है, केरल में सीपीएम और कांग्रेस के बीच क्या अंडरस्टैंडिंग है? चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों तरफ हम बने रहे, स्पेस ना दें किसी तीसरे को। यूपी में गेस्ट हाउस काउंट को जितना चाहे उभार करके दिखाया जाता रहा हो, एक तो बहुत टैसिट अंडरस्टैंडिंग एकदम साफ थी सपा बसपा की, एक बार हम एक बार तुम। लालू यादव नीतीश कुमार की अंडरस्टैंडिंग तो आप भी जानते थे जी। कि हम दोनों के सिवा तीसरा नहीं। नहीं, लेकिन आ गए तीसरा। हम्म। आ गया तीसरा तो क्यों आया, क्या आया? आनंद मोहन जो सवाल उठा रहे हैं वो बड़े वाजिब सवाल है। जी। ये तो आप भी जान ही रहे हैं, जेडीयू मुझे हम्म। बहुत बड़ा फ्यूचर उसका दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं देता है। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक जी। बहुत चीजों को समझाया साफ साफ करके कि जो मौजूदा राजनीति है देश की चाहे बिहार की, उसमें कहीं ना कहीं ये झलकता है कि बीजेपी जाने अनजाने जैसे भी हो मजबूत हो रही है, लेकिन फ्यूचर में ये कंटिन्यू रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पीक पर कोई है तो उसको नीचे आना है। और वो सिलसिला अब कब शुरू होगा इसका तो देखना पड़ेगा। लेकिन जो टीएमसी के 20 सांसद पाला बदल की तैयारी में है, वो राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करेंगे और कई राज्यों की सियासत को भी प्रभावित करेंगे ऐसा लगता है। अभिषेक जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।